स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th के सोशल साइंस का जो भूगोल होता है यानी कि ज्योग्राफी, इसके तकरीबन 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में अभी तक 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार रिपीट हो चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि उसको भी इस बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने में आसानी हो सके। क्योंकि आप सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एसएसटी में यानी कि सोशल साइंस में, क्योंकि आप सभी मैथ साइंस को शुरू से ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन सोशल साइंस के किसी भी पार्ट को आप पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि लगभग स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा ये बोरिंग लगता है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सोशल साइंस से भी प्यार हो जाएगा। देख सकते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ होगा जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। कहने का मतलब जल दुर्लभता को पहले परिभाषित करना है और फिर जल दुर्लभता क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इस सबको हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे जल दुर्लभता को। तो लिखेंगे सबसे पहले जल दुर्लभता और इस तरह से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे वह स्थिति, क्या लिखेंगे, वह स्थिति जब लोगों को जल का अभाव हो जाता है। जल का अभाव यानी जल की कमी हो जाती है, तब उसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता। बस एक ही लाइन में लिखना है। फिर लिखना है नीचे कि जल दुर्लभता के मुख्य कारण निम्नलिखित है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। फिर हम लोग एक एक पॉइंट लिखेंगे कि आखिर जल दुर्लभता कैसे कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे हम लोग अधिक जनसंख्या वृद्धि। जल दुर्लभता का पहला मुख्य कारण क्या होगा, अधिक जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जो जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है इसी कारण जल दुर्लभता होता है। कैसे होता है, तो लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग बढ़ रही है जिससे जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता जा रहा है ना। लिखेंगे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी तो अधिक पानी यूज होगा क्योंकि लोग खाना बनाएंगे, लोग पानी पिएंगे, है ना। तो पानी की समस्या तो बनेगी ना, क्योंकि पानी तो जो पानी जितने पहले वर्षा होती थी उससे तो कम वर्षा हो रही है। अब जब कम वर्षा होगी तो पानी उल्टा घटता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, तब तो इसी स्थिति के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, जल दुर्लभता। तो पहले ही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग नहाने जाते हैं तो जहाँ पे नहाना चाहिए 2 बाल्टी, नहाते एकदम 10 बाल्टी से गांव घर में, है ना। फिर जैसे पानी, जैसे हाथ धोना है, हाथ धो सकते हैं हम लोग आधा गिलास से 1 गिलास से ही, लेकिन पूरा 1 लोटा से हाथ धोते हैं ना, पूरा मस्ती से। फिर है क्या, तो जैसे हम लोग पैर हाथ धोने जाते हैं सुबह शाम को, तो करते क्या है कि धोना चाहिए आराम से, मतलब आधा बाल्टी से, तो पता चले कि एकदम पूरा एकदम धो रहे हैं, 10 बार साबुन लगा रहे हैं ना। तो इसी कारण से क्या होता है, अति दोहन होता है। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अति दोहन। उसको लिख कैसे सकते हैं, लिख सकते हैं कृषि, उद्योग एवं घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल और सतही जल का अत्यधिक दोहन और जल स्तर घट रहा है ना। जैसे कि देखिए अत्यधिक दोहन जब करेंगे, अत्यधिक पानी का यूज करेंगे तो जल का स्तर घटेगा ना, क्योंकि आपको पता होगा कि भूमि के नीचे भी जल रहता है, लेकिन हम उसको जैसे मान लेते हैं पटा रहे हैं ना, जैसे आलू पटाना हो गया, जो कोई भी सब्जी पटाना है, तो बात क्या है कि मान लेते हैं हल्का पानी में भी वो काम चल सकता है, लेकिन हम लोग एकदम पूरा लबालब भर देते हैं कि नहीं 10 दिन पटाना ही ना पड़े। तो एक तरह से ये अति दोहन है ना, और उससे क्या होता है, हमारा फसल को भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं अत्यधिक दोहन या फिर अति दोहन। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे वर्षा में कमी। आपको पता ही चल रहा होगा कि अभी से 5 साल 10 साल पहले, मतलब कि कहने का मतलब 12 महीना कभी ना कभी वर्षा होती रहती थी, लेकिन अभी क्या होता है पता चल रहा है 2 महीना से पानी ही नहीं गिरा है, 3 महीना से पानी ही नहीं गिरा है, 6 महीना से पानी नहीं गिरा। हद तब हो जाता है कि बरसात के दिन में भी पानी नहीं गिरता है, मतलब पानी इतना डर गया आप लोगों से। तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, वर्षा में कमी, है ना। लिखेंगे अनियमित और कम वर्षा के कारण जल स्रोतों में जल की मात्रा कम होती जा रही है जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब पानी नहीं गिरेगा तो देखिए वाष्पोत्सर्जन तो ही रहा है, कहने मतलब पानी का जो है, आपका तालाब का पानी जो है वो पानी भाप के बन के ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आएगा, नहीं आएगा तो हर जगह सूखा पड़ जाएगा, और सूखा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर जगह सुखाड़ पड़ जाएगा, सुखाड़ पड़ जाएगा अकाल हो जाएगा, और इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता। चलिए अगला हम लोग लिखेंगे 4th पॉइंट में लिखेंगे जल प्रदूषण। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जल दुर्लभता का। देखिए जैसे कि मान लेते हैं जल प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित हो गया तो उससे हम लोग अपना ये पीने का छोड़ दीजिए, उससे फसल भी नहीं पटा सकते, क्योंकि देखिए मान लेते हैं आलू पटाएंगे या फिर और कुछ प्याज वगैरह पटाएंगे तो वो जो गंदा जल होगा ना वो भी उसको भी दूषित करेगा। तो खराब पानी से हम लोग कोई मतलब कि वेस्ट काम भी नहीं कर सकते। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, जल दुर्लभता। कहने का मतलब जल होते हुए भी जल का यूज नहीं कर पाएंगे, तब जल दुर्लभता वो भी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। हाँ, तो जल प्रदूषण हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि कोई भी बिस्किट खाएं, है ना, घर में कूड़ा कचड़ा हुआ तो हम लोग सब क्या करते हैं, जाके अपना घर के बगल में तालाब रहता है वहाँ फेंक देते हैं। तो
जल प्रदूषण हो रहा है। एक तो हमें जल को साफ करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उल्टा उसको गंदा करते हैं। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कैसे कि औद्योगिक कचरे, रसायन, घरेलू अपशिष्ट के कारण जल जो है वो स्रोत दूषित होते जा रहे हैं, जिससे स्वच्छ जल की उपलब्धता घट जा रही है ना। जैसे कि अभी देख सकते हैं जितना सारा फैक्ट्री होता है उसका जितना भी गंदा पानी रहता है सब कहाँ बहा दिया जाता है, नदी में और तालाब में। अब नदी तालाब में उतना दूषित, एक तो हद तो तब हो जाएगा कि जो नदी तालाब में रहते हैं ये क्या बोलते हैं मछली, वो भी मर जाएगा उससे, तो वो तो बहुत ज़्यादा जल दुर्लभता होगा कि नहीं होगा। चलिए 4 कारण हो गया। 5वां कारण है कि अव्यवस्थित जल प्रबंधन। ये क्या होता है आराम से समझना है। लिख रहा जल संरक्षण की सही तकनीकी का उपयोग ना करने, नहरों और पाइपलाइनों में रिसाव तथा जल संचयन की कमी के कारण जल की बर्बादी हो रही है। देखिए अव्यवस्थित जल प्रबंधन क्या होता है, गांव के लोग इसको थोड़ा कम समझेंगे, है ना। देखिए अव्यवस्थित जल प्रबंधन बोलते हैं जैसे कि आप लोग जब शहर जाइएगा, और जो शहर के होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ पे पाइपलाइन बिछा होता है ना। पाइपलाइन होता क्या है कि पानी जो है वो नदी या फिर तालाब से कहाँ जाता है, घर जाता है, और घर का जो अवशिष्ट पानी रहता है वो जाता है कहीं बाहरी, है ना, जैसे समुद्र में जाके मिल जाता है ना, तो वो पाइपलाइन बिछा होता है। अब देखिए अच्छा पानी आता है सबका घर, आप लोग सुने होंगे आपका कहीं चाचा पापा बाहर में रहते होंगे तो बोलते होंगे कि पानी सुबह 8 बजे आता है, फिर आता है सीधा 12 बजे, है ना। तो वो शहरों में क्या होता है, पाइपलाइन बिछा रहता है। वहाँ ऐसा नहीं कि कुआं है, चापाकल है और पानी निकाल लिए, तो वहाँ पे पाइपलाइन बिछा होता है। अब मान लीजिए कहीं पाइप थोड़ा सा कट हो गया, वहाँ रिसाव हो रहा है, तो पानी मान लीजिए हल्का हल्का से भी गिरेगा तो दिन भर में कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। तो वही बोलता है पानी की अव्यवस्थित जल प्रबंधन, यानी कि अच्छा से व्यवस्था नहीं किया गया, पाइप लीक हो रहा है और कुछ हो रहा है ना, तो उस कारण भी जल दुर्लभता बन रहा है, क्योंकि ये तो यूज नहीं ना हो रहा है पानी, वो तो बर्बाद हो जा रहा है। चलिए ये 5 कारण आपको कम से कम लिखना है, बाकी हम एक थोड़ा और बता दे रहे हैं, 6-7 कारण, है ना। 6ठा में लिखेंगे वनों की कटाई। वनों का कटाई भी एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है जल दुर्लभता, क्योंकि देखिए वनों की कटाई होता है, तब वनों की जब कटाई होगा तो हरियाली घटेगा, और जब हरियाली घटेगा तो वर्षा नहीं ना होगा। अब कैसे नहीं होगा, मतलब आराम से देखना है। पेड़ों की कमी से वर्षा की मात्रा घटती और जल जो भूजल है वो पुनर्भरण की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे जल दुर्लभता बढ़ती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पानी, जो समुद्र का पानी है वो क्या हुआ, भाप बन के गया ऊपर, है ना, लेकिन जब नहीं रहेगा पेड़ पौधा तो ऊपर से क्या होता है कि पानी नीचे नहीं गिरता है। अब कोई बोलिएगा इसका क्या रिलेशन है कि पानी ऊपर जा रहा है फिर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो वहाँ नहीं गिरेगा, तो इसका साइंटिफिक रीजन है, तो हम लोग साइंस में नहीं जाएंगे। बस आपको इतना समझना है कि पेड़ पौधे की कमी होने से वर्षा वहाँ उस क्षेत्र में बहुत ही कम होती है। क्योंकि आप सुने होंगे राजस्थान में, है ना, राजस्थान में पानी बहुत कम गिरता है, जिसका मेन कारण क्या है, क्योंकि वहाँ हरियाली नहीं है ना। आप देखे होंगे कि जंगल में और आपके गांव में, जंगल में बहुत ज़्यादा पानी गिरा, फिर आप गांव और घर पहुंचे देखेंगे कि पानी इधर भी तो गांव में भी गिरा है, लेकिन जंगल की अपेक्षा बहुत कम पानी गिरा है ना। तो उसमें एक साइंटिफिक रीज़न होता है, कभी साइंस की क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझना है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा पेड़ होता है वहाँ पर ज़्यादा पानी गिरता है, कम पेड़ रहेगा तो वहाँ पर कम पानी गिरता है ना। जिसका मेन उदाहरण आप समझ सकते हैं, राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में बालू ही बालू रहता है, वहाँ पर पानी नहीं पाया जाता, वहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, तो पानी भी नहीं गिरता है ना। चलिए 7वां कारण है भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग कहने का मतलब क्या है कि जहाँ चाहिए एक चापाकल, वहाँ पे एकदम चापाकल पे चापाकल, 4 भाई है तो 4 चापाकल यूज कर रहा है ना, एकदम 10 कुआं बन गया है, 20 गो डोभा बन गया है। तो ये सब भी कारण क्या है ना कि अत्यधिक भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है, और अत्यधिक जब भूमिगत जल का उपयोग होगा तो जल स्तर घटेगा, और जल स्तर घटेगा तो पानी की कमी होगा, जब पानी की कमी होगी उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता। वही यहाँ पे लिखा है कि कुआं और नलकूपों के माध्यम से भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे जल स्तर तेजी से घट रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नलकूप, जितना भी है हैंडपम्प है जिसको चापाकल बोलते हैं, वो सब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसी कारण क्या हो रहा है कि जो अंदर है जल, यानी कि जो भूमि के स्तर में जल है उसका स्तर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और जल दुर्लभता की समस्या बन रही है। चलिए आपको ये 7 कारण लिखना है। बाकी दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 1, 2, 3, 4 बार पूछा गया है, 2009, 11, 13 और 19 में। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल व्ययन किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन थोड़ा सा व्ययन नहीं होगा, यहाँ होगा जल संरक्षण, है ना, कि जो राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, अर्धशुष्क क्षेत्र कहने का मतलब कि गर्म क्षेत्र है ना, वहाँ पे जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो हम लोग ये इस लिखेंगे कि राजस्थान के जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, अर्धशुष्क कहने का मतलब जो गर्म क्षेत्र है ना उसको बोलते हैं अर्धशुष्क। अर्धशुष्क यानी जो पूरी गर्म नहीं है, कहने का मतलब कि जो गर्मी की ओर है,
कहने का मतलब जहाँ पे हल्का फुल्का वर्षा होता है उस क्षेत्र में किस तरह से जल संरक्षण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल की उपलब्धता कम होती है क्योंकि वो है गर्म वाला क्षेत्र। और आपको तो बताएं कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, नामात्र, है ना। तो वहाँ पे पानी लंबे समय तक रखना पड़ेगा ना। हम लोग का क्या है कि 4-4 महीने में पानी गिरते रहता है, जब खाली होने वाला रहता है पानी भर देता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पता चले 9 महीना में एक बार पानी गिरा, 12 महीना में एक बार पानी गिरा, है ना, कभी कभी 2-3 बार 4 बार गिरा। लेकिन यहाँ तो देख रहे एक हफ्ते में पानी गिरते रहता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा होता नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए वहाँ पे पारंपरिक और आधुनिक जल संग्रहण तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकी स्थानीय जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विकसित की गई है। क्या लिखेंगे, राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे वर्षा जल संग्रहण के लिए पारंपरिक यानी जो पहले ज़माने में हम लोग यूज करते थे पद्धति वर्षा को बचाने का, है ना, और आधुनिक मैंने नया तकनीक जो आया है वो दोनों का यूज कर रहे हैं वहाँ के लोग, है ना। अब क्या क्या, तो दोनों को आराम से लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली, यानी कि जो पुराने ज़माने में लोग यूज करते थे जल बचाने के लिए पद्धति, वो अभी भी यूज किया जा रहा है। और वो पहला क्या है, तालाब और जोहड़, है ना। तालाब एवं जोहड़ सेम टू सेम होता है, जिसको हम लोग पोखरी बोलते हैं ना, वो उसको हम लोग बोला जाता है जोहड़, है ना। तो पहला तालाब एवं जोहड़, आपको पता होगा कि पुराने ज़माने से तालाब का पद्धति, तो ये तो पारंपरिक पद्धति हुआ ना। तो लिखेंगे वर्षा के पानी को संचित करने के लिए छोटे तालाब और जोहड़ बनाए जाते हैं जो पशुपालन और कृषि में सहायक होता है, यानी कि उससे हम लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन कहने का मतलब क्या है कि जैसे पानी किए तो गाय यूज किए ना, जैसे गाय हम लोग रखें तो उसको सुबह शाम धोना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फिर जैसे बहुत कोई भैंस वगैरह रखता है तो उनको पता होगा कि भैंस और जो काढ़ा हम लोग जिसको बोलते हैं ना, उसको एकदम पूरा धोना चाहिए, प्रत्येक सुबह शाम एकदम उसका धोना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसका भी यूज करते हैं उस तरह से। और फिर कृषि यूज करते हैं, कृषि मतलब जैसे कि बहुत बार धान हम लोग धान की सिंचाई कर रहे हैं ना, इसी तरह से। दूसरा है बावड़ी एवं कुएं। ये क्या होता है, तो होता है गहरे कुएं एवं बावड़ियों जो सीढ़ी नुमा जल स्रोत होता है ना, भूमिगत जल के संचयन और संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। देखिए बावड़ी का मतलब क्या होता है कि एक तरह का कुआं होता है, लेकिन उस कुआं में बहुत कम गहराई होता है। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे 20 फुटवा कुआं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि सीढ़ी लगा रहता है ना, वहाँ पे आदमी आराम से नीचे जा सकता है और आराम से फिर कुआं से बाहर निकल सकता है। लेकिन एक जो मेन कुआं होता है 30 फीट 40 फीट गहरा रहता है, वहाँ पे कहीं नीचे कोई चला गया तो जब तक उसको रस्सी नहीं देंगे ऊपर नहीं आ सकता, है ना। तो वही अंतर होता है बावड़ी और कुआं में। तो कुआं और बावड़ी का यूज करके क्या किया जा रहा है, तो भूमि के अंदर का जो जल है उसको हम लोग बचा रहे हैं। चलिए अगला लिखेंगे टांका बना के। ये टांका प्रणाली है, बहुत पुरानी प्रणाली, आप पढ़े होंगे कि राजस्थान का सबसे फेमस प्रणाली है टांका पद्धति। अब टांका क्या देख सकते हैं, राजस्थान में घरों और खेतों में वर्षा को संग्रहित करने के लिए टांका बनाए जाते हैं ना। टांका क्या होता है, तो टांका जिसको हम लोग हौज बोलते हैं, अभी नए ज़माने में जिसको हम लोग हौज बोलते हैं ना, पहले उसी को हम लोग हौज या होत जो भी है, तो उसको हम लोग पहले बोला जाता था टांका, या फिर उसको राजस्थान में हौज कोई किस नाम से जानते हैं, टांका के नाम से। तो सब हौज बना के क्या करते हैं, तो जल बचाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टांका प्रणाली, है ना। समझ में आ रहा है? यदि अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना है कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। अगला है नाड़ी। ये पुरानी पद्धति है, कहाँ की, राजस्थान की। तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक जलाशय होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल को संचित करने के लिए उपयोग किया जाता है ना, उसी को नाड़ी कहते हैं। अब नाड़ी क्या होता है, तो एक मतलब पूरे गांव का एक कोई ऐसा जगह है होता है जहाँ पे छोटा सा मतलब तालाब, मतलब कि बहुत बड़ा नहीं होता है, एक छोटा सा मतलब डोहा से बड़ा और तालाब से छोटा एक जलाशय होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है, नाड़ी, है ना। चलिए अब ये हो गया पुराना। अब नया क्या यूज किया जाता है, देखिए आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 3 पॉइंट और 3, आपको 6 पॉइंट लिखना है। कहीं 5 मार्क्स का होगा तो कहीं 3 मार्क्स का होगा तो 2-2 पॉइंट लिखना है। 2-2 पॉइंट कहने का मतलब 2 गो आपका लिखना है पारंपरिक और 2 आधुनिक। लेकिन हम ज़्यादा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको 10 बताएंगे ना तो आपको कम से कम 5 या 6 तो याद रहेगा ना, तो बस उतने ही लिखना है। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग आधुनिक जल संग्रहण वहाँ पे कैसे किया जा रहा है, तो वर्षा जल संचय। ये क्या होता है, तो घर की छतों और अन्य सतहों में वर्षा जल को टैंकों और भूमिगत जल भंडारों में संग्रहित किया जाता है। अब देखिए अभी ये कैसे यूज हो रहा है, आप घर में देखेंगे टंकी बनाया जाता है ना, तो टंकी बनाया जाता है तो वही यहाँ पे लिखा टैंकों कहने मतलब वही होता है कि घर की छतों पर, है ना, और अन्य जगह। बहुत का टंकी नीचे भी लगा रहता है, नीचे कहने का मतलब बहुत को क्या करें कि घर के ही बगल में एक हौज बना दी है ना, और हौज का ही यूज कर रहे हैं वो पूरी एकदम घर के पानी वगैरह में। तो बहुत तरह का चीज़ें होता है, लेकिन ज़्यादा ये तो आप लोग देखेंगे घर के ऊपर टंकी लगा रहता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्षा जल संचय। दूसरा चकडेम बना के। चकडेम का नाम अभी सुने होंगे कि अभी जो बगल में एक चकडेम बना है ना, वहाँ एक चकडेम बन रहा है ना। चकडेम क्या होता है, तो चकडेम बहुत ही गहरा रहता है, मतलब तालाब का 4 गुना गहरा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चकडेम बोलते हैं ना।
तो छोटी नदियों को एक नालों को चेकडेम बनाए जाते हैं जिससे जल को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और भूमि का स्तर मतलब भूमि के जल का स्तर बढ़ा सकते हैं। कहने मतलब नदी बह रही है ना, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा जो जंगल होता है तो बहुत सारे नालों में पानी आता है फिर वो बह के चला जाता है, तो बहुत जहाँ पे नाला 4 5 10 नाला मिलता है ना, उसी के बीच में वहाँ पे एक बांध बना दिया जाता है। वो बांध बना दिया जाता है, जितना भी पानी आता है सब वहाँ पे जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग चेकडेम, है ना। चलिए गाँव के देहात के होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे चेकडेम क्या होता है। अगला है कि पाइपलाइन एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये क्या होता है, तो कम पानी एवं अधिक उत्पादन के लिए ड्रिप सिंचाई जैसे तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई क्या होता है, आप लोग घर में अभी देखे होंगे शायद बिहार साइड में होता क्या है ना कि वहाँ पे पानी जैसे एक जगह है, जैसे मान लेते हैं या तो चकडेम में है या फिर आपके तालाब में है या फिर नदी में है, तो वहाँ से क्या किया जाता है, एक मोटा पाइप अपने खेतों की ओर ले जाया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं पाइपलाइन एवं ड्रिप सिंचाई करके। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। अगला है सिंचाई के जल का पुनः उपयोग। अब देखिए सिंचाई के जल का पुनः उपयोग क्या होगा, तो आधुनिक और घरेलू जल को पुनः उपयोग करके जल की बर्बादी कम की जा सकती है। पुनः उपयोग कहने का मतलब जैसे कि हम लोग मान लेते हैं नहा रहे हैं ना, तो नहाते तो एक नाली बना रहता है और आप लोग देखेंगे कि वो नाली का जो मुंह रहता है वो रहता है आपके बाहर की ओर या फिर खेत की ओर। तो हुआ क्या कि पानी से हम लोग नहा भी लिए और उसी पानी से हमारा खेत भी पट गया, है ना। तो पानी का वहाँ पे 2 उपयोग हो गया, काम हुआ 2, है ना, और पानी रहा 1, तो पानी का बचत होगा कि नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं सिंचाई के जल का पुनः उपयोग। चलिए ये हो गया। अगला एक और है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देख सकते हैं 4 बार पूछा गया है, 2009, 12, 14 और 20 में। क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक दृष्टि से जल संरक्षण की विभिन्न जो सांस्कृतिक काल में किस प्रकार अपनाया गया है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, आपके बुक में क्वेश्चन होगा कि आधुनिक समय में जो पारंपरिक जल की विधियाँ थी उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है ना। आप जब बुक निकालिएगा अपना भूगोल का तो उसमें आपको क्या लिखा मिलेगा, वहाँ पे आप समय को क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में किस प्रकार अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। कोई दिक्कत है, मिला लीजिएगा क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन कि पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में किस प्रकार अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। कहने का मतलब कि पुराने ज़माने में हम लोग जो पद्धति का यूज करते थे उसी पद्धति को हम लोग आज के ज़माने में यूज करके किस तरह से वर्षा जल संग्रहण कर रहे हैं। तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि पारंपरिक, क्या लिखेंगे आंसर, लिखेंगे कि पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर निम्नलिखित प्रकार से वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे यह है पारंपरिक विधि, यानी कि जो पहले वाला विधि था और उसी विधि को हम लोग आज के ज़माने में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, आधुनिक विधि। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए पहले लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पारंपरिक विधि में हम लोग तालाब और जोहड़ का यूज करते थे, अब इसी चीज़ को आधुनिक समय में देख सकते हैं कैसे यूज करेंगे। लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण के लिए कृत्रिम झीलों और जलाशयों का निर्माण किया जाता है, यानी कि पहले किया जा रहा था तालाब बनाया जाता था और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तभी हम लोग झील के बगल में जलाशय बना दे रहे हैं। जैसे झील हम लोग किसको बोलते हैं, जो ऊपर पहाड़ से मतलब कहने का मतलब ऊंचाई से पानी गिरता है उसको झील बोलते हैं। अब झील मान लीजिए बह के जा रहा है, फिर हम लोग क्या किए कि झील के रास्ते में एक छोटा सा हम लोग क्या कर दिए, तालाब बना दिए, तो वहाँ पे पानी आ गया ना। तो वही बोल रहा है कि जो कृत्रिम झील है और जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, पहले भी यही होता था और उसी पद्धति को आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसी तरह से आपको इस तरह से डब्बा बना के लिखिएगा ना तो आप एग्जामिनर देख के पागल हो जाएगा, बोलेगा यार कितना अच्छा स्टूडेंट है कि नहीं। अगला है बावड़ी और कुएं, ये भी पारंपरिक विधि है। इसी चीज़ को आधुनिक में कैसे यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे भूमिगत जल पुनः भरण के लिए, मतलब पुनः भरण के लिए, यानी भूमि का जो जल है वो बाहर निकला फिर उसको पुनः उतना भूमि में जा सके, इसके लिए आधुनिक बावड़ियों और कुओं का निर्माण किया जा रहा है। अभी देख सकते हो बहुत सारा कुआं अभी और बन रहा है ना, और अभी वाला कुआं बनता है कम गहराई वाला, जैसे जिसको हम लोग 20 फुटवा बोलते हैं ना गाँव देहात में, कहने का मतलब गहराई कम रहती थी। पहले बनता था 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, है ना। चलिए अगला क्या है, नाड़ी और टांका। इस प्रणाली का आज कैसे यूज कर रहे हैं, तो घरों और खेतों में वर्षा जल संचय के लिए भूमिगत टैंकों का निर्माण किया जा रहा है ना। अभी आप लोग देखेंगे बहुत सारा घर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती वगैरह होता है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे घर बन रहा है तो वहाँ पे एक छोटा हौज नहीं बनाते, बहुत बड़ा हौज बनाते हैं, तो उसका यूज घर का भी बन जाएगा, है ना। जैसे घर है तो उस वहाँ पे दीवार बना तो उसको पटाते हैं कि नहीं पटाते हैं, उसको देते हैं ना पानी, तो उसी से पानी मतलब घर भी तैयार हो गया और वही टांका का यूज हम लोग भविष्य में सिंचाई के लिए भी क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, तो अहड़
पाइन प्रणाली, ये क्या होता है देख सकते हैं, ये जनरली बिहार में यूज होता है ना। लिखेंगे कि कृषि भूमि में जल संचित करने के लिए छोटे बांध और जल संग्रहण क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा बांध बनाते हैं। जैसे पहले आ रहा है पानी नदी से, तो हम लोग क्या किए, अपने गांव की ओर ले गए और वहाँ पे छोटा छोटा बांध बना दिए, है ना। चलिए इस तरह से यूज कर रहे हैं। अगला है चेकडैम और बंदी। तो ये सिंपल है, बांध को यहाँ बंदी बोना है ना। देखिए इसको हम लोग आधुनिक में कैसे यूज करते हैं, तो आधुनिक सिंचाई और भूजल पुनर्भरण के लिए बड़े स्तर पर चेकडैम बना रहे हैं ना। मतलब पहले बांध बनाते थे, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को चेकडैम बना रहे हैं। बस सिंपल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो इस ज्ञात करना नहीं होगा, यहाँ होगा व्याख्या कीजिए, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहने मतलब जो पहाड़ी वाला इलाका है ना, वहाँ पे मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं, है ना। पहला कदम देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, इसको लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। लिखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है जो जल, वायु एवं मानव गतिविधियों के कारण होती है। इसके रोकने के लिए विभिन्न जो है उपाय अपनाए जाते हैं। अब क्या क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। पहला उपाय है वन संरक्षण एवं वृक्षरोपण करके। कहने का मतलब वृक्षरोपण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है हमारा मृदा अपरदन है उसको कम कर सकते हैं। वृक्षरोपण क्या हो सकता है, तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे अपरदन कम होता है। जैसे पेड़ लगाएंगे तो पेड़ का जड़ होता है, तो मिट्टी को जकड़ा रहेगा ना। अब मिट्टी जकड़ा रहेगा तो पानी आएगा तो मिट्टी को नहीं ना बहा पाएगा। और दूसरा, पहाड़ी एवं ढलानों पर वृक्षरोपण और घास लगाने की आवश्यकता होती है। देखो घास भी लगाएंगे तो वो भी पकड़ा रहता है ना बालू को, जमीन को, तो जमीन को पकड़ा रहेगा तो मिट्टी कैसे जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा होता है कंटूर खेती। देखिए कंटूर खेती को हम लोग बोलते हैं समुच्च रेखीय जुताई, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समुच्च रेखीय जुताई भी, है ना। इसके तहत क्या होता है, तो पहाड़ी ढलानों पर समुच्च रेखाएं के अनुसार खेती करने के वर्षा जल को तेज प्रभाव को रोका जा सकता है। कहने का मतलब समुच्च रेखीय जुताई हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके तहत क्या होता है, समुच्च रेखीय जुताई क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग जुताई करेंगे ऐसे 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 जुताई करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जगह थोड़ा ऊंचा होगा, ये जगह नीचे होगा, ये जगह ऊंचा होगा, ये जगह नीचे होगा। अब जब पानी का बहाव जब इधर से आएगा, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जब जुताई होगा तो पानी का बहाव यहाँ पे डायरेक्ट आया तो इस पर टकराया, तो इसका बहाव क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना। फिर यहाँ और स्लो हो गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर नीचे गया स्लो हो जाएगा, फिर ऊपर गया स्लो हो जाएगा। और जब पानी का बहाव स्लो हो जाएगा तो ये मिट्टी को धकेल नहीं पाएगा, और धकेल नहीं पाएगा तो क्या होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। चलिए अगला लिखेंगे सीढ़ीदार खेती करके। सीढ़ीदार खेती हम ये सब सारा कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ों में ढलानों को समतल एवं सीढ़ीदार खेती बनाए जाते हैं, जिससे जल प्रवाह कम होता है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। जैसे देखिए खेती कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है ना, तो खेती कैसे करेंगे, पहले यहाँ किए खेती, ठीक है, फिर थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिए, फिर यहाँ पे ऐसे खेती किए, फिर यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिए, है ना, फिर यहाँ पे ऐसे खेती किए, फिर यहाँ पे छोड़ दिए। इस तरह से जो खेती होता है ना, तो इससे क्या होता है, जैसे पानी गिर रहा है तो पानी यहाँ से डायरेक्ट गिरता है ना, तो सारा बहा के ले जाता। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हम लोग खेती ऐसे कर रहे हैं तो पानी यहाँ पे डायरेक्ट गिरेगा, यहाँ पे तो जोड़ प्रभाव करेगा, लेकिन फिर स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ और स्लो हो जाएगा, यहाँ और स्लो हो जाएगा, यहाँ और स्लो हो जाएगा, है ना। इस तरह से स्लो हो जाएगा तो पानी ये मिट्टी को नहीं ना काट पाएगा। चलिए अगला 4th नंबर, चेकडैम और बांध का निर्माण करके। यहाँ भी ना तो पहाड़ी क्षेत्रों में चेकडैम और बांध बनाया जाता है। तो छोटे छोटे चेकडैम और पत्थरों की जो बांधी बनाकर पानी के तेज बहाव को भी कम किया जा सकता है ना। और हम लोग लिखेंगे 5वां, लिखेंगे क्या है हमारा, तो लिखा है मल्चिंग तकनीकी, है ना। मल्चिंग तकनीकी क्या होता है, तो खेतों में फसलों के अवशेष या घास बिछाकर मिट्टी को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे जल संरक्षण और मृदा अपरदन की रोकथाम होती है ना। होता क्या है इसमें कि जो खेत है, क्या हमारा खेत और जो फसल है ना, उसका अवशेष बचता है। अवशेष कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग मान लेते हैं मकई काटते हैं ना, मकई काटते हैं तो उसका डांट वगैरह रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं। अब डांट को वहीं छोड़ देंगे, वहीं छोड़ देंगे तो मिट्टी को पकड़ा रहेगा ना। अब मिट्टी को पकड़ा रहेगा तो पानी आएगा तो कैसे बहा पाएगा, है ना। तो हम लोग उसी को अवशेष बोलते हैं ना। फिर जैसे मान लेते हैं हम लोग गेहूँ काटें, गेहूँ काटे तो क्या किए, हम लोग गेहूँ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको ले आए और बाकी जो पुआर उवार बचा उसको फिर फेंक दिए वहीं। अब पुआर वहीं फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो टाइट पकड़ लेगा ना, वहाँ पे पकड़ लेगा, फिर घास वहाँ जलम जाएगा। अब घास हो जाएगा तो मिट्टी टाइट हो जाएगा, मिट्टी टाइट हो जाएगा तो मृदा अपरदन नहीं होगा। चलिए 6ठा लिखेंगे मिश्रित फसल प्रणाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिश्रित फसल प्रणाली क्या होता है कि इसे एक जगह पर हम लोग एक बार लगाएं, यहाँ पे मान लें गेहूँ,
दूसरा बार इस पर हम लोग लगा देते हैं कोई मतलब दाल, है ना। तीसरा बार हम लोग कोई और फसल लगा दिए, फिर गेहूँ, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर गेहूँ, फिर कोई और। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिश्रित फसल प्रणाली, यानी एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार का फसल उगाना। तो इस तरह से क्या होता है कि मिट्टी जो होता है वो भुरभुरा नहीं होता ना, मिट्टी टाइट होता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ उगाने पर मिट्टी को पोषण मिलता है और जो हमारा अपरदन होता है वो कम हो जाता है। हाँ, मिश्रित फसल प्रणाली ये भी हो सकता है, जैसे कि एक बड़ा सा खेत है, इस खेत में हम लोग यहाँ पे कुछ और लगाएं, 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 ये भी हो सकता है। लेकिन मिश्रित प्रणाली का जो मेन डेफिनेशन होता है वो होता है कि एक बार हम लोग कुछ किए, दूसरा बार हम लोग कुछ लगाएं, तीसरा बार कुछ लगाएं, है ना। तो बाकी मेन तो ये पांचों को ध्यान में रखना है ना। ये 5 को तो आपको लिखना ही, कहीं 5 मार्क्स का आएगा। तो बाकी आपके लिए नया वीडियो जो होगा वो आपके इतिहास पर होगा, यानी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 से 10 क्वेश्चन होगा। कैसा वीडियो लगा चैनल मतलब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।